MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। आज की सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जा रही है और आज उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बवाल हुआ है। देख रहे हैं आप, कह रहे हैं दफना दिया जाएगा। सोचिए आप, योगी आदित्यनाथ को मौलाना ने यह धमकी दी, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है अपराधी कैसा भी हो, कोई भी हो, अगर वो गलती करेगा तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है बरेली से। बरेली में जबरदस्त देख रहे हैं आप, ये नारेबाजी कैसी हो रही है, कैसे ये नारे लगाए जा रहे हैं, सुनिए जरा। लब्बैक के नारे। और इधर देखिए आप, मस्जिद में कहा गया कि आप सभी आ जाइए बाहर, और तौकीर रजा ने कहा और लोग सड़कों पर आ गए। देख रहे हैं आप, मौलाना की धमकी के बाद यहां पर भी नारे लगाए जा रहे हैं। देखा आपने, हंगामा हो रहा है, लेकिन पुलिस ने कट्टरपंथियों को रोक दिया ताकि कोई विवाद ना हो। इसमें कुछ ठीक लोग भी हैं, लेकिन बीच में भीड़ ने, देखिए जरा कैसे बैरिकेड को तोड़ दिया। यानी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, पुलिस की एक नहीं सुनी। और उसके बाद देखिए, उपद्रवी पुलिस से भिड़ जाते हैं। यानी पुलिस रोकने की कोशिश करती है और शांति बनाए रखने की अपील करती है, लेकिन अभी तक उपद्रवी सुनने को तैयार नहीं है। इधर बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं और उधर पुलिस से भिड़ा जा रहा है। और ये भीड़ देखिए जरा, आप देख रहे हैं, एकाएक ये भीड़ पुलिस की तरफ आगे बढ़ती और इसके बाद ही लाठीचार्ज किया जाता है। यानी पहले रोका गया और ये देखिए आप, ये भीड़ बढ़ती है पुलिस की तरफ। पुलिस शांति से खड़ी है, लेकिन जब भीड़ उग्र हो जाती है उसके बाद लाठियां बरसाई जाती हैं। ये आप देखिए, और भी लोग आ गए, लेकिन पुलिस ने सभी को तितर बितर कर दिया। ये भीड़ उग्र हो सकती थी, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें भगा दिया। देखा दर्शकों आप, यानी पुलिस पहले शांत थी, लेकिन बाद में पुलिस का एक्शन देखिए।
सारे जो उपद्रवी थे, जो माहौल बिगाड़ रहे थे, उनको पुलिस ने खदेड़ दिया है। बढ़ा दो अंदर ही, चलो अंदर ही बढ़ाओ, अंदर ही बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ तो बढ़ाओ, हटा 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 हटा, बड़ा 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 बड़ा, चलो अंदर ही बढ़ाओ, बढ़ाओ अंदर ही, बढ़ा दो अंदर ही, चलो। अब मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, पुलिस की टीम रुकती नहीं है, क्योंकि गली गली से उपद्रवी आ रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। देखिएगा किस प्रकार पुलिस ने इन्हें खदेड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, ये जो उपद्रवी हैं कैसे पत्थर फेंकते हैं। देख रहे हैं आप, पत्थरबाजी की जाती है, नारेबाजी की जाती है, और इन लोगों को आप देखिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, इन सब के बीच योगी कार्रवाई कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को दफनाने की और मारने की धमकी दी जा रही है, और ये भी महाराष्ट्र से धमकी दी गई है कि तू मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आए मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे कटने को चैलेंज करता हूं कि तू मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। योगी के उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश की चिंगारी भड़क रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ भाईजान को भड़काया जा रहा है, भड़काऊ तकरीरें दी जा रही हैं, जिसका ट्रेलर बरेली में दिखा और पूरे शहर में बवाल हो गया। मौलाना ने मंच से योगी आदित्यनाथ को ललकारा और भीड़ योगी फोर्स से पंगा लेने पहुंच गई। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बाहर आके नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। जो कुछ खुराफाती तत्व चिन्हित किए गए थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन योगी फोर्स ने पल भर में हालात को संभाला और लठ से ऐसा इलाज किया कि हिंसा फैलाने वालों के मंसूबे वही धराशायी हो गए। कानून हाथ में लेने वालों को साफ संदेश है, दंगा भड़काओगे तो बाबा की पुलिस से बचोगे नहीं। देखा कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने सबक सिखाया है। लेकिन आज हुआ क्या है, पूरी जानकारी आपको देता हूं, पूरी खबर बताता हूं। जुमे की नमाज के बाद भीड़ मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गई। शहर के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लेकर कई लोग उतरे। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। शहर की गलियों से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने बचने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी नहीं माने और पुलिस को चुनौती देने के लिए धार्मिक नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया और हिंसा की मंशा से आए कट्टरपंथियों पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन जब बवाली नहीं माने तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसने भड़काया? इस बवाल की शुरुआत तौकीर रजा के भड़काऊ बयान से हुई। मौलाना ने सीएम योगी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी और जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों को कहा था कि आप इकट्ठा हो जाएं। साथ ही प्रदर्शन को लीड करने का भरोसा भी तौकीर रजा ने दिया। लेकिन जब बवाल शुरू हुआ तो तौकीर रजा नजरबंद हो गए। लेकिन इनका मकसद क्या है, समझिए जरा। तौकीर रजा का मकसद यूपी में माहौल खराब करने का था। आयला मोहम्मद के बहाने हिंसा फैलाने की कोशिश थी। साजिश की आशंका के बाद योगी की पुलिस भी अलर्ट पर थी, लेकिन गली गली से पुलिस पर ही पत्थरबाजी होने लगी। प्लानिंग के तहत मुसलमानों की भीड़
सड़कों पर उतर आई। हालांकि मौलाना का दंगा प्लान कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। लेकिन इस घटना के बाद सियासत जोरदार हो रही है। सुनिए जरा क्या बयान सामने आए हैं। योगी जी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और योगी जी के चाहने वाले ही इतने हैं कि इनसे निपटते ही तुम थक जाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं रहेगी। जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आइला मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिश है। जो भी होगा, जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाना चाहती है। ये लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और जो गलत है, धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करें, न कि सड़क पर उत्पात मचाएं। तरीके का लोकतंत्र का देश है, यहाँ धार्मिक प्रदर्शन बिना इजाजत के करना गलत है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगी। देखा आपने, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं योगी की पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद क्या एक्शन लिया। देखिए, ये लोग पकड़ा गए। यही वो लोग हैं जो हंगामा कर रहे थे, यही वो लोग हैं जो भीड़ को उकसा रहे थे। लेकिन अब ये पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं और इनको अच्छा सबक सिखाया जाएगा। अगली तस्वीर आपको बताता हूं। कुछ मौलाना है जो धमकी दे रहे हैं, यही है वो मौलाना। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कैसे ये धमकी दे रहा है। योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं, तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। एक तरफ असद उद्दीन ओवैसी है जो इस प्रदर्शन के सपोर्ट में है, दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा जो लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्या इन लोगों के भड़काने की वजह से बरेली का माहौल खराब हुआ है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कैसे एक के बाद एक जगह जगह प्रदर्शन हुए। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई, कानपुर के बाद देश भर में इस तरह का मूवमेंट चलाया जा रहा है। लेकिन इसी मूवमेंट में कई लोग हैं जो इस समय आ गए हैं और माहौल को खराब कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे टारगेट पर लिया जा रहा है। मौलाना आइला मोहम्मद के नाम पर धमका रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी हुई। मौलाना ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दी। मौलाना ने सीएम योगी को दफनाने की धमकी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काफी अपशब्द कहे गए। धमकी देने वाले शख्स ने बीड आने की चुनौती दी। मौलाना ने कहा योगी आएंगे तो दफना दिया जाएगा। इधर ओवैसी और तौकीर रजा जैसे नेता विवाद को तूल दे रहे हैं। तौकीर रजा ने तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, तो ओवैसी भी आई लव मुहिम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसके समर्थन में अखिलेश समाजवादी पार्टी आ गई। अखिलेश यादव ने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाया। आप सोचिए जरा, अखिलेश यादव ने कहा ताकत का इजहार कमजोरी की निशानी है। सरकार लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द और सद्भाव से चलती है। अब इसे लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कैसे अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है और योगी आदित्यनाथ को क्यों टारगेट पर लिया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। क्यों टारगेट बने योगी आदित्यनाथ, क्यों धमकी दी जा रही है? क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर बना और खुद योगी आदित्यनाथ उसका काम देख रहे थे। लेकिन एक और बड़ी वजह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का खात्मा हो गया, इसलिए योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। माफियाओं का खात्मा तो हुआ, लेकिन अवैध लाउडस्पीकर पर भी योगी आदित्यनाथ ने कानून के मुताबिक एक्शन लिया है। और जो अवैध मदरसे थे, जहां से बड़ी बड़ी विदेशी फंडिंग के तहत गलत काम किया जा रहा था, उस पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, उनकी सरकार ने एक्शन लिया है। और उनकी बुलडोजर नीति भी, जिसको लेकर कट्टरपंथी बड़े नाराज हो गए हैं और इसलिए योगी को टारगेट पर ले रहे हैं। लेकिन कैसे सियासी लोग इसमें फायदा तलाश रहे हैं, असद उद्दीन ओवैसी और मौलाना तौकीर रजा कैसे भड़का रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो
दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। लेकिन दर्शकों, इधर भारत में एक मुहिम चल रही है, लेकिन उधर विदेशी ताकतें इसका फायदा उठा रही है। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं, मुहिम से किसी की पूजा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कट्टरपंथी हैं जो भारत का और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह है। दिखाता हूं मैं आपको कैसे भारत में जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसमें पाकिस्तान की कोशिश है कि हंगामा हो, भारत का माहौल खराब हो, और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, सैफुल्लाह कसूरी ये पाकिस्तान में बैठा बैठा हिंदुस्तान में माहौल खराब कर रहा है। सुनिए जरा ये क्या कह रहा है। बढ़ते जाए ये काफले, ये कारवां न रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। ये आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सारे पुख्तदाए हिंद पे ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम लहरा नहीं देते हैं। इंशाअल्लाह ये वक्त आने वाला है, ये दौर आने वाला है। कोई मायूसी नहीं, कोई नाउमीदी नहीं, कोई कम हिम्मती का मुजाहरा ना करे, कोई एहसासे कमतरी में मुब्तला ना हो। हम जिस मार्के में खड़े हुए हैं, हम जिस मैदान में खड़े हुए हैं, हमने हमेशा मार्के के मैदानों में अपने हर दुश्मन को चारों शाने चित गिराया है। ये बुत परस्त हिंदू ये हमारे सामने क्या है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का हिंदू बुत परस्त सफाए हस्ती से मिल जाने वाला है और मशरक व मगरब में इंशाअल्लाह इस्लाम का राज आने वाला है। देखा, ये सीधे भारत को और हिंदुओं को धमका रहा है। लेकिन ये धमकी कैसे कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है। सीमा पार से भी भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। पाकिस्तान में बैठे बड़े बड़े मौलाना, ये अपने आप को कहते हैं लेकिन हैं ये आतंकी, लश्कर आतंकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। सैफुल्लाह ने कहा कि हिंदुस्तान का हिंदू मिट जाएगा, हिंदुस्तान में भी इस्लाम का राज आने वाला है। साथ ही कहा हमारे काफिले ना रुकेंगे ना थमेंगे। यह बयान कब का है ये पूरी तरह साफ नहीं है दर्शकों, लेकिन भारत में आतंकी हिंसा इनकी कोशिश है कि भड़काई जाए और ये यही चाहते हैं, मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया है और सीएम ने कहा हमें किसी भी हाल में बंटना नहीं है, एकजुट होकर इन विभाजनकारियों को जवाब देना है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है देशवासियों से कि बंटना नहीं है। सुनिए जरा। विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है। दर्शकों, इधर पूरा हंगामा हो रहा है, लेकिन अब आपको एक और खबर दिखाता हूं। दिल्ली में आज सीधे एक हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया गया और इसलिए आज सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में मुस्लिमों के टारगेट पर हिंदू हैं? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक पुलिस वाले तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। सुनवाइए जरा कैसे भीड़ एक पुलिस वाले को घेर लेती है और उसके साथ पिटाई की जाती है। गलत बात हो रही है ये। गलत बात है भाई। दिल्ली के
तिमारपुर में आप देख रहे हैं अकबर हुसैन ने कैसे इंस्पेक्टर सूरजपाल सिंह के साथ मारपीट की है। गलत बात हो रही है ये। अब मैं आपको दिखाता हूं, यह है वो सीसीटीवी जहां पर एक हिंदू का मर्डर कर दिया गया है। आप देख रहे हैं, यानी पुलिस पर भी हमला और दूसरी तरफ आम लोगों पर भी हमले किए जा रहे हैं। यह पूरा मामला क्या है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। एक नाबालिग लड़के की यहां पर हत्या की गई है और जिसको मारा गया है उसकी तस्वीर दिखाते हैं दर्शक। ये एक बालक है, बच्चा है। सोचिए आप, इसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसका कसूर क्या था? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं, हत्या के बाद सड़क पर आ गए। देख रहे हैं आप तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और इधर पुलिस ने सीलमपुर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। जगह जगह पर बैरिकेड कर दी गए हैं और पुलिस की टीम अभी भी इस समय सीलमपुर में तैनात है। दिल्ली में हिंदुओं की जान में कहीं पिटाई कर दी जाती है तो कहीं कि गोली लेके गोली मारेंगे गली के अंदर जितने भी हिंदू सबको मारेंगे गोली पट्टी लगवा देंगे। जब हम अपनी ताकत दिखा देंगे हम कितने ताकतवर हैं। महीने 2 महीने पर हिंदुओं का खून बहा दिया जाता है, हो हल्ला होता है, पुलिस से न्याय का भरोसा मिलता है, लेकिन जांच की फाइल इतनी मोटी। अब दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे पुलिस की टीम पर हमला किया जा रहा है, कैसे एक पुलिस वाले पर निशाना साधा गया। देख रहे हैं आप, दिल्ली में हिंदू खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कुछ इलाकों में कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं। हाल में हुई वारदात में इन दावों को पुख्ता किया गया है। दिल्ली के तिमारपुर में मुस्लिम युवकों ने एक ट्रैफिक पुलिस को पीटा। देख रहे हैं आप, अकबर हुसैन और सलमान ने बीच सड़क पर एक एसआई की पिटाई की है। वाहन चेकिंग के लिए रोकना मुस्लिम युवकों को नागवार गुजरा। यह घटना बता रही है कि बदमाशों ने कैसे पुलिस को पीटा है और इनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। सोचिए आप, इनमें कोई खौफ नहीं है और इधर जो सुरक्षा में तैनात है उनको पीटा जा रहा है। तो आम लोगों की क्या स्थिति है दिखाता हूं मैं आपको। दिल्ली के सीलमपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 15 साल के एक नाबालिग की हत्या चाकू से की गई। यह हिंदू है और हत्या की घटना को एक नाबालिग मुस्लिम युवक ने ही अंजाम दिया है। हत्या की वारदात का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है दर्शकों। आरोपी ने मृतक करण के सीने में कई सारे चाकू घोंप दिए। वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूरी पर यह पूरी वारदात हुई। न्यू सीलमपुर में हत्या के बाद लोग सड़क पर आ गए, गुस्से में थे। मृतक करण एक दुकान में रिपेयरिंग का काम करता था और मालिक ने उसे 500 रुपए के खुले नोट लेने के लिए भेजा। वहीं पर मौजूद लड़कों ने उसे अपना निशाना बनाया। करण के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। आपको सुनवाते हैं करण के परिवार वाले इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बच्चा जी ऑटो मैकेनिक का काम करता था सर, बिल्कुल कर दी है सर, बिल्कुल चौकी के बगल में ही हत्या कर दी है। 10 कदम पे चौकी है जिसमें कि मेरा बेटा यहीं पे काम करता है। 10 कदम भी मैंने बहुत बोल दिया सर, मेरा बेटा यहीं काम करता है सर। अब दर्शकों, कैसे एक के बाद एक अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है, इसे लेकर बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। आइए आपको बताते हैं कैसे कुछ महीने पहले भी सीलमपुर में हत्या की गई थी। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, क्या सीलमपुर में हिंदू समुदाय को टारगेट पर लिया जा रहा है? क्या ऐसे ही टारगेट पर लेकर हिंदुओं को उकसाया जा रहा है? आपको दिखाता हूं दर्शकों में कैसे इस समय सीलमपुर में स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा खराब है
और हिंदुओं के हालात क्या हो गए हैं, आइए जरा आपको बताता हूं। सीलमपुर में हिंदुओं की हालत खराब है। पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर का इलाका, जहां पर हिंदू खौफ के साए में जी रहे हैं। आलम यह है कि हिंदू पलायन करने को मजबूर है। आए दिन मुसलमानों पर हिंसा का आरोप लगता है। अप्रैल में भी हिंदू नाबालिग की हत्या की गई थी और उस वक्त मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं को धमकाया भी था। 2008 से अब तक करीब 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इलाका हिंदू बहुल था, लेकिन अब मुसलमानों की हिंसा की वजह से हिंदू कम हो रहे हैं। दावा यह कि हिंदू पलायन कर रहे हैं और मुस्लिम उस इलाके में हावी होते जा रहे हैं, वहां क्राइम भी बढ़ रहा है। अब आपको सुनवाते हैं आज इस घटना के बाद आम लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जा रहे पलायन हो रहा है सर। यहाँ पे चौक पे 8 बजे के बाद सारे 16-16 साल के 17 साल के सिगरेट जो भी जा रहा जब बोलो तो वही बिल्कुल हो रही है हर दूसरे तीसरे महीना। और पुलिस की यहाँ पे पुलिस की ज्यादा कोई यहाँ पे वो नहीं है। हर तीसरे महीना मर्डर होता है और नाबालिग से ही मरवाते हैं। बिल्कुल डर है, हिंदुओं में डर सर। डर है, बिल्कुल है सर यहाँ पर जी, डर बहुत है। ये डर तो लगता ही है जब बाहर जाते हैं। पुलिस तो खराब है, देखो कितना मारा ही नहीं। 3 महीने बाहर आया था, इन्हें पता 3 महीने बाहर आएंगे। कोई न, इनके जो ऊपर वाले होते बच्चों से काम कराते हैं। कभी भी कोई बड़े लेवल का मतलब 18 साल से ऊपर का कोई भी केस नहीं होता, सब 16 साल से नीचे के। मजबूरी हो गई है, देखो जाना मजबूरी हो गया। बच्चे पालने, बच्चों को सेफ रखना है, अपने परिवार को सेफ रखना, जाना पड़ेगा, मजबूरी बन गई है। देखा आप, लोग परेशान है, कह रहे हैं मजबूरी है। और इधर जो पुलिस वाला ट्रैफिक रोक रहा था और जिसकी पिटाई करती, वही पिटाई करने वाले अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देख रहे हैं आप, यही दोनों थे जो एसआई को पीट रहे थे, लेकिन वीडियो के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई की और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मसले को लेकर डीसीपी नॉर्थ दिल्ली क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। तो जब मामले की तफ्तीश की गई, पूरा छानबीन की गई, तब पता चला कि वहाँ पे एक वीआईपी मूवमेंट की ड्यूटी थी। तो उस वजह से ट्रैफिक पुलिस पर्सन वहाँ पे डिप्लॉयड थे और उन्होंने ये जो बाइक में निकल रहे थे लड़के, इसको उन्होंने रोकने के लिए बोला, लेकिन वो रुके नहीं और ट्रैफिक पुलिस वाले को कुछ अभद्र भाषा बोल के चले गए। फिर उन्होंने उसको चेज किया, क्योंकि वीआईपी रूट था, वो चेज किया, उनको रोक के पकड़ा, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। जो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में बाधा डालने के लिए असॉल्ट, मारपीट और जानबूझ के धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली चीजों को, इन सारी धाराओं के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उन 2 लोगों को तो उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद जो 2 लोग जो भाग गए थे उनको भी हमने कल अरेस्ट किया है। दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको लेकर चलते हैं बिहार, क्योंकि वहां पर महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। और चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि एनडीए ने यह तोहफा दिया है जैसा बाकी राज्यों में दिया। क्या इससे खेल बदल जाएगा? आइए आपको पूरी कहानी बताता हूं मैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहनों को तोहफा दिया। ये देख रहे हैं आप, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से तोहफा दिया है। और इसके बाद देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद रहे और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। अब आपको बताते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से महिलाओं से, बहनों से बात की है। और अलग तरह से प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब जैसे ही योजना हुई, उसके बाद खुशी का मौका था। बिहार में एनडीए के कई सारे कार्यकर्ताओं ने और जश्न मनाया और कहा कि ये बहुत बड़ी सौगात है। अब इधर एनडीए पूरी तैयारी में जुटा है कि महिलाओं को अपने पाले में कर ले, और उधर कांग्रेस पार्टी भी मैदान में आ गई है। प्रियंका गांधी को उतार दिया है। सीएम कैंडिडेट पर चुप्पी है, लेकिन महिलाओं के बीच जा रही हैं प्रियंका और एनडीए पर हमला भी बोल रही हैं। आज मोतिहारी प्रियंका पहुंची हुई हैं। और इधर कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव देख रहे हैं, वो सीएम अपने आप को बता रहे हैं, अलग अलग रैली कर रहे हैं। आज बेगूसराय में पहुंचे थे। यानी एक तरफ चुनाव से पहले एनडीए की पूरी तैयारी है, महिलाओं को अपने पाले में लाया जा रहा है, और उसी दिशा में महागठबंधन भी मैदान में आ गया है। दिखाते हैं आप।
बिहार में तेजस्वी का गेम ओवर हो गया? क्या बिहार में नीतीश की वापसी अब तय हो गई है? क्या 20 साल बाद भी बिहार में तेजस्वी की ताजपोशी नहीं हो पाएगी? एनडीए की माने तो ऐसा ही है, क्योंकि मोदी ने महिलाओं के लिए आज बड़ा ऐलान कर दिया। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। मोदी नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक का ही असर है कि तेजस्वी यादव को इसकी कोई काट नजर नहीं आ रही। कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं, और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, और ये भी कि क्या तेजस्वी और उनका गठबंधन एनडीए के इस मास्टर स्ट्रोक की कोई काट कर पाएगा? फिलहाल कहना मुश्किल है। इस बीच तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का ऐलान कर उनकी मुश्किल को और बढ़ा दिया है। अब आज बिहार में सौगात मिली है। ये सौगात विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, बहनों के लिए। आइए आपको बताते हैं। एनडीए ने आज बिहार में अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा किए हैं। पीएम मोदी ने आज महिलाओं के खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। किन्हें फायदा मिला है जान लीजिए। बिहार में करीब 3.40 करोड़ महिला वोटर्स हैं, और इनमें से करीब 22% महिलाओं को सीधे फायदा मिलेगा। महिला रोजगार योजना सभी धर्मों और जातियों के लिए होगी। शर्त यह है कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो। शर्त यह भी है कि परिवार का सदस्य आयकर दाता ना हो। इस योजना का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, और इसमें 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिला बिहार की निवासी हो और 12वीं के समकक्ष उसने पढ़ाई की हो। महिलाओं को यह आर्थिक मदद उन्हें बिजनेस करने के लिए मिलेगी। समझिए इसे। सरकार ने शुरुआत में 10,000 की मदद से इसकी शुरुआत की है। महिलाएं जब बिजनेस शुरू कर लेंगी तो उसका विश्लेषण किया जाएगा। अगर बिजनेस आपका अच्छे से चल रहा है तो उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद भी की जाएगी। खास बात यह है कि बिजनेस फेल होने पर पैसे आपको वापस नहीं देने। मतलब बिहार की महिलाओं के लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा, आज जो पैसा भेजा गया है वो पूरे पैसे आपके खाते में जमा किए गए हैं। कोई आपका एक पैसा नहीं मार सकता। पहले योजना के पैसों में जमकर लूट होती थी, और उन्होंने आगे कहा, एक भाई तभी खुश होता है जब उसकी बहन स्वस्थ हो और परिवार खुश हो। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश मिलकर बिहार की बहनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधे बहनों को संबोधित किया है। सुनिए जरा। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। बहनों के बोझ को हल्का करना, उनके चेहरे पर त्योहार की खुशी बढ़ाना, डबल इंजन की सरकार इसे अपना दायित्व समझती है। साथियों, बिहार की महिलाओं को जब भी अवसर मिला है, उन्होंने अपनी हिम्मत और संकल्प से बड़े बड़े बदलाव किए हैं। अब आज एनडीए की तरफ से महिलाओं को तोहफा दिया गया है, लेकिन इस पर कैसे बिहार का राजनीतिक पारा गरमा गया है, सुनवाते हैं आपको। ये नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे, और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है, और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद
समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ के लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों के ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। ये जो भी इलेक्शन के समय में दिया जाता है वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और सपना दिखा दिखा के, सपना बेच के बिहार को लगातार रसातल में भेजने का काम हुआ है। अब एनडीए सरकार कुछ भी कर ले, वो उसकी वापसी नहीं हो सकती। महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए की वापसी नहीं होगी, लेकिन इसी मैदान में अब अमित शाह की एंट्री हो गई है। आज बेतिया पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं आप, गृह मंत्री अमित शाह। क्षेत्रीय बैठक उन्होंने ली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ग्राउंड लेवल तक भारतीय जनता पार्टी काम में जुट गई। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर नीतीश कुमार भी लगातार योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और आज नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं दरभंगा, जहां पर उन्होंने कई विकास योजनाओं की शुरुआत की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन भी पूरी तरह से मैदान में जुटा हुआ है। प्रियंका गांधी अलग अलग जगह पर रैलियां कर रही हैं और स्टार प्रचारक कांग्रेस ने उन्हें बनाया है। लेकिन सवाल ये, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन की रणनीति कामयाब होगी? क्योंकि इस समय बीजेपी ने पूरा गेम प्लान बदल दिया है। बिहार में कांग्रेस ने आज अपनी पहली बड़ी रैली की है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारक प्रियंका से ही इसकी शुरुआत की। प्रियंका ने मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित किया दर्शकों, और इस जनसभा का नाम हर घर अधिकार रखा गया। इस दौरान प्रियंका ने मोदी और नीतीश दोनों पर जमकर हमला बोला। उद्योगपति अडानी और अंबानी का भी जिक्र किया, दोस्त बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का मुद्दा भी बनाया और इस दोस्ती को बिहार के मखाने पर टैरिफ से जोड़ दिया। कहा, कांग्रेस के समय सबसे ज्यादा आईएएस और आईएफएस बने, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द झलका मोदी के मास्टर स्ट्रोक से। बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए आज ही ट्रांसफर किए गए। इस पर प्रियंका ने कहा, बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, चुनाव से कुछ दिन पहले पैसे से खरीदने की कोशिश हो रही है और इसे लेकर उन्होंने निशाना साधा है। और इसे लेकर कैसे बिहार में दावा किया जा रहा है कि ये योजना गेम बदल देगी, सुनिए जरा। चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। मोतिहारी से शुरुआत करें, नकली गांधी का गांधी जी को प्रणाम करें। बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव बिहार को अपमानित करने का काम किए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे प्रियंका गांधी? सवाल यही है कि इस समय महागठबंधन उलझा हुआ है और तेजस्वी की मुश्किल कैसे बढ़ रही है। आइए जरा आपको बताता हूं। क्योंकि उनके भाई तेज प्रताप ने मोर्चा खोला है और अब उन्होंने अपनी नई पार्टी भी बना ली है। आगे आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। तेजस्वी यादव क्यों मुश्किल में आएंगे, ये उनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है और तेज प्रताप यादव की पार्टी है जनशक्ति जनता दल, यानी इसे लेकर तेज प्रताप यादव मैदान में आ गए और इसका सीधा मतलब ये कि इस समय परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। दिखाता हूं आपको मैं। मोदी की अगुवाई में एनडीए इधर फुल एक्शन में है। कांग्रेस प्रियंका को उतारकर चैलेंज पेश कर रही है और इधर भाई तेज प्रताप ने तेजस्वी की मुश्किल बढ़ा दी है। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप की नई पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल और तेज खुद पार्टी के अध्यक्ष होंगे। चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड होगा। तेज प्रताप ने मीडिया में पोस्टर जारी कर इस बात की जानकारी दे दी और पोस्टर में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर है। पोस्टर में लोहिया और जयप्रकाश नारायण की भी तस्वीर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि पोस्टर में लालू और राबड़ी नहीं है। मतलब साफ है, उन्होंने परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब इस बिसात में तेजस्वी के साथ साथ लालू राबड़ी से भी किनारा कर लिया है।
तेज प्रताप के इस तेवर से तेजस्वी यादव बैकफुट पर है। उन्हें एहसास हो गया है कि चुनाव में तेज प्रताप बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि परिवार में तेज प्रताप अकेले उनके खिलाफ नहीं है। बहन रोहिणी आचार्य भी पोस्ट कर चुकी हैं और तेजस्वी को टारगेट पर ले चुके हैं। इसलिए तेजस्वी ने सबसे पहले रोहिणी को साधने का प्लान बनाया है। और आज तेजस्वी ने कहा, रोहिणी दीदी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला और बड़ा किया है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है शायद ही आज के समय में कोई अपने परिवार के लिए करता है। उन्होंने पिता को अपनी किडनी दी। हमारी बहन पर कोई उंगली उठाए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल रोहिणी ने एक पोस्ट किया था, उसके बाद तेजस्वी की पहली प्रतिक्रिया है। किडनी का मुद्दा बनने के बाद उन्हें रिएक्ट करना पड़ा, क्योंकि परिवार में विद्रोह नीचे तक पहुंच चुका है और रोहिणी इससे नाराज होकर जा चुके हैं। लेकिन अब इसे लेकर भी बिहार में मुद्दा गर्मा गया है। सुनिए जरा। जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है। जब किडनी देने की बारी आई तब भी पहले आकर के उन्होंने किडनी दी। देखिए, रोहिणी से हमें बहुत सहानुभूति है। उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किया, अपने पिता की जान बचाई। उसके बावजूद रोहिणी के परिवार में ही नमूने एहसान फरामोश हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। गलत मानसिकता और गलत कमाई का अन्न खाने से वातावरण भी गलत बनता है और उसका असर देर सवेर दिखाई पड़ता है। दर्शकों, इधर महागठबंधन और एनडीए चुनाव मैदान में, लेकिन पहली बार चुनावी मैदानों में उतरे पीके जनसुराज पार्टी से। वो बार बार नए नए मुद्दे लेकर बिहार की राजनीति को गरमा रहे हैं और आज उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। दिखाइए जरा। नीतीश सरकार में कई मंत्री हैं, ये देखिए। उन्होंने दावा किया कि कैसे घोटाले किए जा रहे हैं अलग अलग तरफ, और ये प्रशांत किशोर बार बार आरोप लगा रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। मायावती की भी एंट्री हो गई है और दावा किया जा रहा है कि मायावती की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी एक तरफ एनडीए महागठबंधन है, दूसरी तरफ जनसुराज और अलग अलग पार्टियां हैं, और अब मायावती भी मैदान में आ गई हैं। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि अगर बिहार में इस तरह की स्थिति बनेगी तो कौन विजेता रहेगा, क्योंकि बिहार चुनाव में पिछली बार मुकाबला टक्कर का था। आइए आपको बताते हैं क्या आंकड़े थे। सबसे पहले तेजस्वी 75% सीट, उन्होंने 75 सीट जीती और 23% उन्हें वोट मिले थे। उसके बाद नंबर आता है भारतीय जनता पार्टी का, सेकंड पर रहे थे, 74 सीट जीती थी और वोट प्रतिशत था 19.5%। अब आता है नंबर जेडीयू का, जो किंग मेकर थे, 43 सीटों के साथ और वोट प्रतिशत 15.4%, यानी ज्यादा रहा। इसके बाद नंबर आता है कांग्रेस पार्टी का, 19 सीटें जीती, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ज्यादा चाहती है। हालांकि वोट परसेंट बहुत कम रहा था, 9.5% ही था। लेकिन अन्य पार्टियां भी हैं, जिसमें सीपीआई है और वो भी महागठबंधन में आ गई, 12 सीटों के साथ 3% वोट परसेंटेज था। लेकिन एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और ओवैसी बार बार चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी को। अन्य की सीट 15 थी और वोट प्रतिशत भी 27% था। तो ये पूरी बिहार की राजनीति है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, मायावती की एंट्री हुई है, तो क्या खेल बिगड़ जाएगा या बन जाएगा? सुनिए जरा। पुनः एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार आएगी और ये अगले 5 साल, क्योंकि केंद्र में भी अभी नई एनडीए की सरकार चुनी है, और अगले 5 साल जब बिहार में भी एनडीए की सरकार रहेगी तो वो हैंड एंड ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करेंगे। पार्टी एकजुट है, परिवार एकजुट है और सब लोग एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराने से और ये 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। एनडीए के तरफ से रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए की सरकार। जिस तेजी से वो लालायित है कि किसी तरह से येन केन प्रकरण सरकार में आ जाएं और बिहार में दोबारा जंगल राज कायम हो, उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होता दिख रहा है। आपस में उनका देखा आपने। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और दर्शकों, हम पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी अपनी बात पर कायम है,
पाकिस्तान भले ही एशिया कप के फाइनल में आ गया है, लेकिन इनके साथ मैच नहीं होना चाहिए। और फाइनल से पहले पाकिस्तान पर, उनके खिलाड़ियों पर तगड़ा एक्शन हुआ है। दिखाता हूं मैं आपको। यही वो दो खिलाड़ी हैं जो बता रहे थे कि इनकी मानसिकता क्या है। हाथ में इनके भले ही बैट है, लेकिन बंदूक इनके दिमाग में भरी हुई है, गोलियां इनके दिमाग में भरी हुई हैं। और ये साहिबजादा फरहान, जिस पर एक्शन, कड़ी वार्निंग आज दी है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। पाकिस्तानी गेंदबाज, और मैंने कहा भी था दर्शकों कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज इसकी शिकायत की तो इसका 30% मैच फीस इसकी काट दी गई है और इसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, कैसे पाकिस्तान की टीम बार बार भारत को उकसा रही है, और सिर्फ पाकिस्तान की टीम नहीं, पूरा पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी, और उन पर कैसे कार्रवाई की। आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 21 सितंबर को भारत पाक के बीच मैच हुआ और हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया था। हारिस रऊफ 6 विमान मार गिराने का इशारा कर रहे थे, जो झूठ है, जो प्रोपोगेंडा है। वैसे भी पाक के इस दावे में कोई दम नहीं, मैं पहले कह चुका हूं। और आईसीसी ने रऊफ की 30% मैच फीस को काट लिया है। और उधर फरहान को गन सेलिब्रेशन के लिए चेतावनी दी गई है। आईसीसी के सामने फरहान ने सफाई दी। पाकिस्तान ने उनकी पख्तून जनजाति है, गोलीबारी का जश्न मनाना पारंपरिक तरीका है। आप सोच लीजिए इनकी मानसिकता क्या है। उन्होंने किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, कह रहे हैं वो। फरहान ने भारत के खिलाफ 50 लगाने के बाद बैट को गन की तरह इस्तेमाल करते हुए गोली चलाने का इशारा किया था। गन सेलिब्रेशन को लोगों ने खेल भावना के विपरीत बताया है। और भारत ने पहलगाम पीड़ितों में बार बार जिक्र किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। कई भारतीय कह रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकत माफी के काबिल नहीं है, और इसीलिए देश भर में इसका विरोध भी किया जा रहा है। लोगों का दावा है कि भले ही हम फाइनल में आ गए हैं, लेकिन हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। तो रोहित शर्मा थे, उनके भी हमारे साथ खेले, तो उनका मतलब है बात करने का कि वो हमें चित कर सकते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको एक और आपके काम की खबर बताने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इधर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा है, और उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको स्वदेशी अपनाना होगा। आपको तस्वीर दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है, और अब फार्मास्यूटिकल पर, यानी जो दवाएं होती हैं, उस पर टैरिफ लगाया गया है। दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया गया है, और दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। ज्यादातर दवाएं जाती हैं, और फर्नीचर पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही ये टैरिफ को अपनाएंगे, रिपोर्ट दिखाते हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो, हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ट्रंप ने फिर से टैरिफ बम फोड़ दिया है। भारतीय कंपनियों की ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है। भारतीय फर्नीचर पर 50% का टैरिफ ठोक दिया है। वहीं मोदी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि टैरिफ जैसे दबाव की केवल एक दवा है, आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भरता को कम करना, इसलिए भारत में ही हम कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं पर बनाएंगे। इसके लिए हर मदद के साथ भारत सरकार आपके साथ है। देखा आपने दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको मंत्र दिया है, लेकिन कैसे अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है, आइए जरा आपको समझाता हूं। 25 सितंबर को रात को ट्रंप ने कुछ नए सेक्टर्स पर टैरिफ लगा दिया है। भारत में बनी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा पर 100% टैरिफ लगाया गया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका में प्लांट लगाने वाली दवा कंपनियों पर टैरिफ नहीं लगेगा। अगर कंपनियों के प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, तो भी कंपनी की दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत पर अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है।
जेनरिक दवाओं पर अभी टैरिफ नहीं लगाया गया है। भारत दुनिया में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 77,000 करोड़ की दवाइयां भेजी और अमेरिका में डॉक्टर मरीजों को जो दवाइयां लिखते हैं उनमें 10 में से 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की होती हैं। दर्शकों, ट्रंप ने पेटेंटेड दवाओं पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप चाहते हैं कि दवा कंपनियां अमेरिका में उत्पादन करें और ट्रंप मेक इन इंडिया बार बार जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वैसे ही वो मेक इन अमेरिका नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 80% से 90% सस्ती होती हैं और जेनरिक दवाओं पर 100% टैरिफ लगने से उनकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिकी नागरिकों के लिए दवाइयां खरीदना और महंगा हो जाएगा। इससे बचने के लिए ट्रंप ने जेनरिक दवाओं पर टैरिफ नहीं लगाया है। लेकिन पीएम क्या कह रहे हैं, सुनिए। टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी लगातार स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। मोदी चिप से शिप तक भारत में बनाने की बात कह रहे हैं। मोदी ने कहा जो देश दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा उसका विकास उतना ही प्रभावित होगा। भारत को अब किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है। हमारा संकल्प और मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। उद्योगपतियों से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की अपील की है। आम लोगों से, आप लोगों से भी अपील की गई है। लेकिन आज जैसे टैरिफ लगाया गया उसके बाद विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, सुनिए सर। हमने कल सोशल मीडिया पर एक नोटिस देखा जिसमें नए टैरिफ के बारे में बात की गई थी। हमने फार्मा और अन्य उत्पादों पर रिपोर्ट देखी है और संबंधित मंत्रालय और विभाग इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इसके प्रभाव की जांच कर रहे हैं। और जैसे ही टैरिफ लगा भारत में इस पर सियासत भी होने लगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। टैरिफ के माध्यम से हमारे व्यापार संकट में जा रहा है। जितना संकट और परेशानियां पैदा हो रही हैं उतना भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति असफल दिखाई दे रही है। अगर 100% टैरिफ होगा, 50% टैरिफ होगा तो हमारे कारोबार करने वाले कारोबारियों का क्या होगा, उद्योग जगत का क्या होगा। मोदी जी गए तो थे आप भी तो नारा लगा के आए थे अगली सरकार ट्रंप सरकार, तो क्या इसीलिए नारा लगा के आए थे कि 100% टैरिफ हो जाए। मोदी जी कितनी और सजा आपकी दोस्ती की ये देश भुगते, बता दीजिए। भारत तो ट्रंप या दुनिया के हर चुनौती को स्वीकार करने और चुनौती से पार पाने के लिए तैयार है। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने। दर्शकों, बड़ी बात, अमेरिका हर वो कोशिश कर रहा है जिससे भारत झुके, लेकिन भारत झुक नहीं रहा है। तो कह रहे हैं कि मोदी और पुतिन की फोन पर बात हुई है और ये दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये दावा झूठा है दर्शकों। और ये दावा क्या है पहले आपको वो बताता हूं। भारत ने नेटो चीफ के दावे को खारिज कर दिया है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक दावा किया, ट्रंप के टैरिफ का भारत पर बड़ा असर हो रहा है। टैरिफ को लेकर पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की, पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर अपनी रणनीति स्पष्ट करने के लिए कहा। नेटो चीफ के दावे पर भारत ने कहा है कि ये झूठ का प्रोपेगेंडा है, इसे खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा नेटो चीफ तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। नाटो चीफ के मुताबिक जो भी दावे किए जा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। टैरिफ को लेकर मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सारे दावे झूठे हैं और भारत अमेरिका और नाटो के हर फैसले को अहम मानता है। लेकिन नाटो चीफ ने जो दावा किया वो झूठा है और विदेश मंत्रालय ने नाटो चीफ को नसीहत भी दी है। नाटो चीफ का पद काफी अहम और जिम्मेदारी वाला है। उन्हें इस तरह के झूठे दावों पर बयानबाजी से बचना चाहिए और हम भी यही कहेंगे कि अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो इससे बचा जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत और अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और आज स्कंद माता स्वरूप की पूजा हो रही है। मां दुर्गा का स्कंद माता स्वरूप मातृत्व का प्रतीक है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में बिना शर्त मिठास होनी चाहिए, साथ ही एक दूसरे का सहयोग
और सपोर्ट भी होना चाहिए और जीवन को जैसे मां स्कंद माता बढ़ाती हैं उसी हिसाब से आपको भी चलना चाहिए। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो